नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी का जो दूसरा पेपर है जिसका नाम है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य, उससे संबंधित एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। सत्र 2025-26 का आपका एक क्वेश्चन पेपर है और आपका क्वेश्चन पेपर कुल 3 खंडों में विभाजित है। पहला खंड अ है, दूसरा खंड ब है और तीसरा खंड स है। एक एक करके हम लोग देखेंगे कि तीनों खंडों में आपसे क्या पूछा गया है, फिर तीनों खंडों में जो आपसे प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका जो पहला खंड है इसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। कुल 9 प्रश्न इसमें आपसे पूछे गए हैं। 9 प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर देना है। देख लेते हैं कि आपसे पहले इसमें क्या क्या पूछा गया है। इसमें जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है वो है राष्ट्र कवि के रूप में सोहनलाल द्विवेदी का मूल्यांकन कीजिए। यानी सोहनलाल द्विवेदी को एक राष्ट्र कवि के रूप में मूल्यांकन करना है और बताना है कि राष्ट्रीयता से संबंधित उनके काव्य में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है कि श्यामलाल गुप्ता पार्षद का परिचय दीजिए। इनके परिचय के बारे में आपको इसमें लिखना होगा। जो तीसरा प्रश्न पूछा गया है आपसे वो है कि दिनकर की राष्ट्रीय चेतना पर प्रकाश डालिए। यानी दिनकर के कविता में राष्ट्रीय चेतना से संबंधित कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं उसके बारे में आपको वहां पर लिखना होगा। अगला प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं में राष्ट्रीय भावनाओं को स्पष्ट कीजिए। यानी सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता में जो राष्ट्रीय चेतना से संबंधित भाव व्यक्त हुए हैं उन्हीं भावों को यहाँ पर आपको लिखना होगा। अगला प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त जी की राष्ट्रीय चेतना को स्पष्ट कीजिए। यानी मैथिली शरण गुप्त के कविता में जो राष्ट्रीय चेतना व्यक्त हुआ है उस राष्ट्रीय चेतना के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतेंदु युगीन कविताओं में राष्ट्रीय चेतना का स्वर किस रूप में मिलता है। यानी भारतेंदु युग की जो राष्ट्रीयता है उसमें कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है उसके राष्ट्रीयता के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। जो अगला प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह के काव्य में राष्ट्रीय चेतना के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। यानी गुरु गोविंद सिंह के कविता में राष्ट्रीय चेतना से संबंधित कौन सी विशेषता पाई जाती है, उसका स्वरूप क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। जो अगला प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि आल्हा खंड का परिचय दीजिए। यानी आल्हा खंड के परिचय के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। जो 9वां प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि कवि प्रदीप के फिल्मी सफर पर एक टिप्पणी लिखो। यानी कवि प्रदीप का जो फिल्मी सफर है, उन्होंने फिल्मों में गीत लिखना कब से शुरू किया था, कौन कौन से गीत लिखे हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। इसके पहले देख लेते हैं कि खंड ब में आपसे क्या पूछा गया है। खंड ब में आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं और केवल एक प्रश्न का उत्तर इसमें से आपको देना है। इसमें दूसरा प्रश्न जो आपसे पूछा गया है वो है कि सिद्ध कीजिए कि हिंदी साहित्य में वीरगाथा काल से ही राष्ट्रीय साहित्य में राष्ट्रीय भावनाएं मुखर होने लगी थी। यानी आपको बताना है कि हिंदी साहित्य में वीरगाथा काल से ही राष्ट्रीयता की भावना पाई जाती है, यही आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। गोपाल दास नीरज के गीतों की प्रमुख विशेषताओं को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यानी गोपाल दास नीरज के गीतों में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। जो चौथा प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पुष्प की अभिलाषा के माध्यम से उनकी राष्ट्रीय चेतना पर प्रकाश डालिए। यानी जो उनकी कविता पुष्प की अभिलाषा है उसके माध्यम से उनकी राष्ट्रीयता संबंधी विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। जो इसमें 5वां प्रश्न पूछा गया है वो है कि छायावादोत्तर कविताओं में राष्ट्रीय चेतना के मुख्य स्वर को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसके उत्तर के बारे में भी आपको यहाँ पर लिखना है। केवल एक प्रश्न इसमें से आपको सॉल्व करना है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला खंड 100 देख लेते हैं। इसमें जो आपसे पूछा गया है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ही है और इसमें से भी केवल एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। इसमें जो पहले पूछा गया है वो है भूषण की राष्ट्रीय चेतना का वर्णन कीजिए। यानी भूषण की कविता में राष्ट्रीय चेतना से संबंधित कौन सी विशेषता पाई जाती है, उसी विशेषता के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। 7वां प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि कैफी आजमी के गीतों में देश एवं समाज किस रूप में मिलता है, उदाहरण सहित प्रस्तुत कीजिए। यानी कैफी आजमी के जो गीत हैं उसमें देश का वर्णन, समाज का वर्णन किस रूप में मिलता है, उदाहरण सहित आपको यहाँ पर लिखना है। जो 8वां प्रश्न इसमें पूछा गया है वो है कि एक राष्ट्रवादी साहित्यकार के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी का मूल्यांकन करिए। यानी अटल बिहारी वाजपेयी की कविता में राष्ट्रीयता से संबंधित कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, उस विशेषताओं के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा।
जो 9वां प्रश्न है आपसे पूछा गया है कि राजेंद्र कृष्ण के गीतों में देश एवं समाज का स्वरूप का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। इन राजेंद्र कृष्ण के जो गीत हैं उसमें देश का वर्णन किस रूप में मिलता है, समाज का वर्णन किस रूप में मिलता है, उसको उदाहरण सहित आपको यहाँ पर लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम लोग इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जो आपका खंड अ था इसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया था और 9 प्रश्न पूछा गया था। 9 प्रश्नों का उत्तर आपको यहाँ पर देना था, तो एक एक करके हम लोग इसका उत्तर यहाँ पर देंगे। इसमें जो पहला प्रश्न था इसमें आपसे पूछा गया था कि राष्ट्र कवि के रूप में सोहनलाल द्विवेदी का मूल्यांकन करिए। तो उत्तर में आपको लिखना होगा, उत्तर में आप लिखेंगे कि सोहनलाल द्विवेदी हिंदी साहित्य में राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। विशेषकर अपनी ओजपूर्ण और प्रेरक कविताओं के लिए उनका मूल्यांकन निम्न बिंदुओं में किया जा सकता है। अब एक एक करके उन बिंदुओं को हम लिखेंगे जिसके अंतर्गत एक राष्ट्र कवि के रूप में सोहनलाल द्विवेदी का मूल्यांकन किया जा सकता है। पहला बिंदु है राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति की अभिव्यक्ति, यानी सोहनलाल द्विवेदी की कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति की अभिव्यक्ति दिखाई पड़ती है। द्विवेदी जी की कविताओं का केंद्रीय स्वर राष्ट्रीय जागरण और देशभक्ति रहा है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जनता में जोश भरने का काम किया। उनकी प्रसिद्ध रचना खादी गीत और बांसुरी में राष्ट्रीयता की भावना मुखर है। आगे बढ़ते हैं, अगला बिंदु देख लेते हैं। अगला जो बिंदु है वो है गांधीवादी दर्शन का प्रभाव, यानी इनके ऊपर गांधीवाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। वह महात्मा गांधी से गहराई से प्रभावित थे और उनकी रचनाओं में सत्य, अहिंसा, स्वदेशी, समाज सुधार के आदर्शों का सुंदर चित्रण मिलता है। युगधारा और जय भारत जैसी कृतियों में गांधीवादी विचारों की स्पष्ट छाप आपको दिखाई पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, मूल्यांकन का जो अगला बिंदु है वो है सामाजिक सुधार और मानवतावाद, यानी इनके कविता में सामाजिक सुधार की भावना और मानवतावाद की भावना भी दिखाई पड़ती है। द्विवेदी जी ने सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता पर ही नहीं बल्कि सामाजिक कुरीतियों और अन्याय पर भी अपनी लेखनी चलाई। उनकी कविता विस्पान में सामाजिक विसंगतियों पर करारा व्यंग तथा युग धर्म में मानवतावादी मूल्यों की स्थापना पर बल दिया गया है। अब द्विवेदी जी के मूल्यांकन का जो अगला बिंदु है वो है बाल साहित्य में योगदान, और उनका जो बाल साहित्य है वो भी जो है राष्ट्रीय चेतना से परिपूर्ण है। सोहनलाल द्विवेदी ने बच्चों के लिए भी सरल और शिक्षाप्रद कविताएं लिखी जो उन्हें राष्ट्र प्रेम और नैतिक मूल्यों से परिचित कराती हैं। उनका यह योगदान उन्हें बहुमुखी बनाता है। उनकी बाल कविताएं जैसे दूध बतासा और बिगुल अत्यंत लोकप्रिय हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, जो दूसरा प्रश्न इसमें आपसे पूछा गया है वो है कि श्यामलाल गुप्त पार्षद का परिचय दीजिए। तो इनके परिचय के बारे में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। उत्तर में आप लिखेंगे कि श्यामलाल गुप्त पार्षद का जन्म 16 सितंबर 1893 में नरवल कानपुर में हुआ था, यानी नरवल कानपुर में इनका जन्म हुआ था। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक कर्मठ सेनानी थे, पत्रकार थे, समाज सेवी थे और अध्यापक थे। वह अपने प्रसिद्ध झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचयिता के रूप में विख्यात हैं, जिसकी रचना उन्होंने 1924 ईस्वी में की थी। यानी यह गीत श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा ही लिखा गया था और 1924 ईस्वी में उन्होंने इस गीत की रचना की थी। उन्होंने असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह जैसे कई आंदोलनों में हिस्सा लिया। 8 बार जेल गए। 1973 में उन्हें सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 10 अगस्त 1977 को उनका निधन हो गया। इतना आपको इनके परिचय के बारे में लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि दिनकर की राष्ट्रीय चेतना पर प्रकाश डालिए। यानी दिनकर के कविता में राष्ट्रीय चेतना से संबंधित कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, उन्हीं विशेषताओं के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। उनकी कविता राष्ट्रीय जागरण, क्रांति और ओज का सशक्त माध्यम है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से पराधीन भारत में स्वतंत्रता की ज्वाला को प्रज्वलित किया और स्वतंत्र भारत में सामाजिक न्याय तथा सांस्कृतिक गौरव की स्थापना का आह्वान किया। उनके राष्ट्रीय चेतना में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। अब एक एक करके देखेंगे कि उनकी कविता में राष्ट्रीय चेतना से संबंधित कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। जो पहली विशेषता है वो है ओज और क्रांति की भावना। दिनकर की कविता में ओज की भावना और क्रांति की भावना पाई जाती है। दिनकर ने देश की जनता में जागृति और संघर्ष का भाव भरा। उन्हें अन्याय के विरुद्ध खड़े होने और स्वाधीनता के लिए बलिदान देने को प्रेरित किया। उदाहरण के रूप में
उनकी कविता आप देख सकते हैं, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह जो कविता है यह सत्ता को चुनौती देने वाला उद्घोष है। यह लोगों के भीतर ओज की भावना भरती है, क्रांति की भावना का निर्माण करती है। राष्ट्रीय चेतना संबंधी उनकी जो अगली विशेषता है वो है शोषण का विरोध और सामाजिक न्याय। यानी जो दिनकर हैं वो अपने कविता के माध्यम से हर प्रकार के शोषण का विरोध करते हैं और सामाजिक न्याय की स्थापना का प्रयास करते हैं। उन्होंने समाज में व्याप्त शोषण, असमानता, जातिगत भेदभाव का तीखा विरोध किया। उनकी दृष्टि में राष्ट्रीय चेतना तभी पूर्ण हो सकती है जब समाज में न्याय की स्थापना हो। उदाहरण के रूप में कुरुक्षेत्र में वे युद्ध की विभीषिका के माध्यम से सामाजिक और नैतिक मूल्यों पर आधारित न्याय की आवश्यकता को दर्शाते हैं। अब अगली विशेषता देख लेते हैं। जो अगली विशेषता है वो है सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गौरव। यानी अपने कविता के माध्यम से दिनकर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गौरव का वर्णन करते हैं जो हमारे भीतर राष्ट्रीयता का संचार करता है। उन्होंने भारत के महान अतीत, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नायकों का गुणगान किया जिसमें लोगों में अपनी जड़ों के प्रति गर्व और राष्ट्रीय अस्मिता का बोध उत्पन्न हुआ। उदाहरण के रूप में रश्मिरथी में कर्ण जैसे चरित्र के माध्यम से मानवीय गरिमा और त्याग को प्रस्तुत किया जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली विशेषता देख लेते हैं। दिनकर की कविता में राष्ट्रीय चेतना संबंधी जो अगली विशेषता है वो है देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता, जो उनके कविताओं में सर्वत्र दिखाई पड़ती है। दिनकर की कविताओं में अखंड देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का प्रबल स्वर है। उन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा और नागरिकों के बीच एकता बनाए रखने का संदेश दिया हुआ है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताओं में राष्ट्रीय भावनाओं को स्पष्ट कीजिए। यानी सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता में राष्ट्रीय भावनाओं से संबंधित कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, उसी विशेषता के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की प्रमुख कवयित्री हैं। उनकी कविताओं में प्रबल राष्ट्रीय भावना स्पष्ट रूप से दिखती है। उनकी रचनाएं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जनता को प्रेरित करने का महत्वपूर्ण कार्य करती थी। उनकी कविता में राष्ट्रीय भावना को निम्न बिंदुओं के तहत स्पष्ट किया जा सकता है। अब वो कौन कौन से बिंदु हैं, एक एक करके उसका वर्णन हम लोग यहाँ पर करेंगे। पहला बिंदु है देशभक्ति और बलिदान की प्रेरणा। यानी उनकी कविता में देशभक्ति की भावना दिखाई देती है और बलिदान की प्रेरणा उनकी कविता से मिलती है। उनकी कविताओं में देश के प्रति प्रेम और उसके लिए बलिदान देने का आह्वान है। उदाहरण के रूप में उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी में वीरांगना लक्ष्मीबाई के साहस और शौर्य का वर्णन करके देश प्रेम की भावना जगाई गई है। अब अगली विशेषता देख लेते हैं। अगली जो विशेषता है वह सामाजिक चेतना और विद्रोह। यानी उनके भीतर सामाजिक चेतना की भावना है और विद्रोह की भावना उनकी कविताओं में दिखाई पड़ता है। उन्होंने अन्याय और अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष का स्वर बुलंद किया। उदाहरण के रूप में उनकी रचनाओं में जैसे वीरों का कैसा हो बसंत में युद्ध और संघर्ष के लिए उत्साह का भाव प्रमुख है जो परतंत्रता के विरुद्ध विद्रोह के भाव को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो बिंदु है वो है जन जन में राष्ट्रीय गौरव का संचार। यानी उनकी कविता को पढ़ने से प्रत्येक जनता के हृदय में राष्ट्रीयता और गौरव का संचार हो जाता है। उन्होंने सरल भाषा का प्रयोग करके आम जनता के हृदय में राष्ट्रीय स्वाभिमान और गौरव की भावना भरी हुई है। उनकी कविताएं ओजस्वी, प्रेरक और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत है, राष्ट्र प्रेम से भरी हुई हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मैथिली शरण गुप्त जी की राष्ट्रीय चेतना को स्पष्ट कीजिए। यानी मैथिली शरण गुप्त की कविता में राष्ट्रीयता संबंधित कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, उसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। उत्तर में आप लिखेंगे कि गुप्त जी राष्ट्रीय भावना के अग्रणी कवि थे जिन्होंने अपनी रचनाओं से स्वतंत्रता संग्राम को अप्रत्यक्ष रूप से मजबूत किया। उनकी कविताएं जनता में देश प्रेम, गौरव और आत्मसम्मान की भावना को जगाने का माध्यम बनी। उन्होंने भारत के स्वर्णिम अतीत को याद दिलाकर पराधीनता के प्रति जागरूकता उत्पन्न की। उनके राष्ट्रीय चेतना को निम्न बिंदुओं के तहत स्पष्ट कर सकते हैं। अब कौन कौन से बिंदु हैं, एक एक करके उसका वर्णन हम लोग यहाँ पर करेंगे। पहला है अतीत का गौरव गान। यानी इनके कविता में अतीत का गौरव दिखाई पड़ता है। उन्होंने भारतीय इतिहास और संस्कृति की महानता का बखान किया है जिससे देशवासियों में आत्मविश्वास और स्वाभिमान का भाव
जगह है। उदाहरण के रूप में भारत भारती में प्राचीन भारतीय की संस्कृति और सभ्यता को दिखाते हैं, उस पर गौरव की अनुभूति करते हैं। अगला जो बिंदु है वो है नैतिक आदर्शों की स्थापना, यानी मैथिली शरण गुप्त अपनी कविता के माध्यम से नैतिक आदर्शों की स्थापना करते हैं। राम और बुद्ध जैसे राष्ट्रीय नायकों के चरित्रों के माध्यम से त्याग, कर्तव्य परायणता और नैतिकता के उच्च आदर्श को स्थापित किए हुए हैं, जो राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है। उदाहरण के रूप में आप साकेत जैसी रचना को देख सकते हैं, यशोधरा जैसी रचना को देख सकते हैं, जो लोगों में नैतिक आदर्श की स्थापना करती है। आगे बढ़ते हैं। जो अगला बिंदु है वो है जागृति और आह्वान। अपनी पंक्तियों के द्वारा उन्होंने देश की तत्कालीन दुर्दशा पर चिंता व्यक्त की और देशवासियों को कर्मठ बनाने तथा राष्ट्र के उत्थान के लिए संघर्ष करने का सीधा आह्वान किया हुआ है। राष्ट्रीय चेतना संबंधित जो अगली विशेषता उनकी कविता में दिखाई पड़ती है वो है सामाजिक समरसता और नारी उत्थान, यानी मैथिली शरण गुप्त सामाजिक समरसता के पक्षधर हैं और नारी उत्थान के लिए भी प्रयासरत दिखाई पड़ते हैं। उनकी कविताओं में ये चीजें देखने को मिल जाएगी। उन्होंने उपेक्षित पात्रों जैसे उर्मिला, यशोधरा को प्रमुखता देकर सामाजिक समानता और न्याय की वकालत की, जो एक मजबूत राष्ट्र के लिए सामाजिक एकता का आधार बनाता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतेंदुयुगीन कविताओं में राष्ट्रीय चेतना का स्वर किस रूप में मिलता है, यानी भारतेंदुयुगीन कविता में जो राष्ट्रीय चेतना का स्वर है उसमें कौन कौन सी विशेषता मिलती है, उसी विशेषता के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि हिंदी साहित्य में 1850 से लेकर के 1900 तक के समय को भारतेंदु युग नाम दिया गया है। यह युग राष्ट्रीयता के आरंभ का युग है, यानी यहीं से राष्ट्रीयता जो है हिंदी साहित्य में जन्म लेता है। भारतेंदु युगीन कविताओं में राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप मुख्य रूप से निम्नलिखित रूपों में मिलता है। अब कौन कौन से रूप हैं एक एक करके उसको हम लोग देखेंगे। पहला है देश प्रेम और गौरव, यानी यहाँ पर देश प्रेम की भावना दिखाई पड़ती है और गौरव की अनुभूति भी दिखाई पड़ती है। कविताओं में भारत की अतीत की महिमा, संस्कृति और प्रकृति के प्रति प्रेम तथा गर्व की भावना को व्यक्त किया गया है। उदाहरण के रूप में आप देखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है कि निज भाषा उन्नति है, उन्नति सबको मूल, यानी अपने भाषा पर गर्व किया गया है। यहाँ पर अपने भाषा की समृद्धि, अपने भाषा के विकास की बात यहाँ पर की जा रही है। अगला जो बिंदु है यानी अगला जो विशेषता है वो है सामाजिक एवं राजनीतिक जागरण, यानी भारतेंदु युग में सामाजिक जागरण और राजनीतिक जागरण की बात कवियों के द्वारा की जा रही थी। कवियों ने तात्कालिक दुर्दशा जैसे गरीबी हो गया, अंधविश्वास हो गया, रूढ़ियां हो गई, विदेशी शासन हो गए, इन सभी का चित्रण कर जनता को जागरूक करने का प्रयास किया हुआ है। उदाहरण के रूप में आप देखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है रोवहु सब मिली आवो भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए, यानी भारत के दुर्दशा का चित्रण इनके द्वारा किया गया है ताकि राजनीतिक जागरण, सामाजिक जागरण लोगों के भीतर भर सके और लोग इस समस्या से निजात पाने का उपाय ढूंढने का प्रयास करें। अगली विशेषता देख लेते हैं। अगली जो विशेषता है वो है स्वदेशी और मातृभाषा प्रेम, यानी यहाँ पर स्वदेशी की भी भावना है और अपने मातृभाषा के प्रति प्रेम का भाव भी दिखाई पड़ता है। विदेशी वस्तुओं के उपयोग और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार भी इस काल में बल दिया गया है, यानी इसको अपनाने का प्रयास किया गया है। पुनर्जागरण की भावना भी यहाँ पर दिखाई देती है। भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान और आधुनिकता की ओर बढ़ने की प्रेरणा भी यहाँ पर दिखाई पड़ता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह के काव्य में राष्ट्रीय चेतना के स्वरूप पर प्रकाश डालिए, यानी गुरु गोविंद सिंह के कविता में राष्ट्रीय चेतना से संबंधित कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, उसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि गुरु गोविंद सिंह मध्यकाल के प्रमुख कवि हैं, यानी इनका समय जो है मध्यकाल का समय है। उनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना, धार्मिकता और वीरता के समन्वय से प्रकट होती है, यानी उनकी कविता में जो राष्ट्रीयता प्रकट हुआ है वो धर्म से और वीरता से जुड़ करके प्रकट हुआ है। इसे निम्न बिंदुओं में समझा जा सकता है। जो पहला बिंदु है वो है स्वधर्म और राष्ट्र रक्षा, यानी इनका मानना है कि जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तभी हमारे राष्ट्र की रक्षा जो है होगा, यानी इन्होंने धर्म की रक्षा को राष्ट्र की रक्षा से जोड़ दिया है।
उन्होंने धर्म की रक्षा को राष्ट्र रक्षा से जोड़ा हुआ है और लिखा हुआ है, देह शिवा बर मोह यह शुभ कर्मन ते कबहू न टरो, यानी उनकी यह इच्छा है कि मैं शुभ कर्मों से कभी पीछे न हटूं और यह जो शुभ कर्म है वो राष्ट्र की रक्षा के लिए आवश्यक है। अगला बिंदु है अन्याय के विरुद्ध संघर्ष, यानी इनके कविता में अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का चित्रण किया गया है। उनके काव्य में अत्याचारी मुगल शासन के खिलाफ उठ खड़े होने का आह्वान किया गया है। उदाहरण के रूप में आप देखेंगे कि उन्होंने लिखा है कि चिड़ियन सो मैं बाज लड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद का नाम कहाऊं। यह दुर्बलों को संगठित कर शक्तिशाली अत्याचारियों से लड़ने के लिए संकल्प की भावना को जगाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो बिंदु है वो है जाति भेद का विरोध और एकता, यानी उनके द्वारा जाति जो भेदभाव है उसका विरोध किया गया है और एकता पर बल दिया गया है। उन्होंने जाति पात के भेद को मिटाकर समानता और सामूहिक शक्ति पर बल दिया है। उदाहरण के रूप में उनके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई, जिससे सामाजिक समरसता और एकजुटता का संदेश दिया गया है। अगला जो बिंदु है वो है निर्भयता और शौर्य का संचार, यानी उनके द्वारा निर्भयता का संचार और शौर्य का संचार किया जाता है। उनका साहित्य लोगों में साहस, बलिदान और वीरता की भावना भरता है, जो राष्ट्रीय अस्मिता के लिए जरूरी है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। यहाँ उदाहरण भी आप लिख सकते हैं। जफरनामा में विजय पत्र में औरंगजेब को निर्भीकता से चुनौती देना, यानी उनके द्वारा निर्भीक होकर के चुनौती औरंगजेब को दिया गया था। ये तत्व उनके काव्य को केवल धार्मिक न रखकर एक सशक्त राष्ट्रीय चेतना के प्रेरक बनाते हैं। इतना लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि आल्हा खंड का परिचय दीजिए। तो यहाँ पर आल्हा खंड का परिचय आपको देना है। उत्तर में आप लिखेंगे कि आल्हा खंड, जिसे परमाल रासो के नाम से भी जाना जाता है, जगनिक द्वारा रचित एक वीर गाथात्मक काव्य है, यानी जगनिक के द्वारा यह लिखा गया है और यह वीर गाथात्मक काव्य है। इसमें महोबा के 2 वीर योद्धा आल्हा और उदल के शौर्यपूर्ण युद्धों का वर्णन है। यह काव्य मूल रूप में बुंदेलखंडी लोक गाथा पर आधारित है, जिसका गायन वर्षा ऋतु में किया जाता है। इसकी भाषा ओजस्वी और प्रवाहपूर्ण है, जो वीरता की भावना जगाती है। यह काव्य हिंदी साहित्य की आदिकालीन परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से मूल्यवान है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब अगला प्रश्न जो है 9वां प्रश्न, इसमें आपसे पूछा गया है कि कवि प्रदीप के फिल्मी सफर पर एक टिप्पणी लिखो। तो कवि प्रदीप का जो फिल्मी सफर है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। उत्तर में आपको लिखना होगा कि कवि प्रदीप हिंदी सिनेमा के राष्ट्र कवि माने जाते हैं, जिन्होंने 1939 में फिल्म कंगन से अपना सफर शुरू किया। उनका फिल्मी सफर देशभक्ति और सामाजिक चेतना से ओतप्रोत रहा। फिल्म बंधन के गीत चल चल रे नौजवान और किस्मत का दूर हटो ये दुनिया वालों बेहद लोकप्रिय हुए। नास्तिक जो 1945 में फिल्म आई थी, उसके गीतों ने उन्होंने बड़ा गीतकार उनको बना दिया। फिल्म जागृति जो 1954 ईस्वी में आई थी, इसमें जो गीत उनके द्वारा लिखे गए थे, दे दी हमें आज़ादी जैसे गीतों ने उन्हें अमर कर दिया। उनका सबसे प्रसिद्ध गीत ऐ मेरे वतन के लोगों फिल्मी न होते हुए भी उनकी देशभक्ति को दर्शाता है। उन्हें 1998 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके गीतों ने दशकों तक भारतीय जनमानस को प्रेरित किया है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला खंड देखते हैं। अगला खंड ब है, जिसमें आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और केवल एक ही प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर देना है। तो हम लोग भी एक ही प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसमें जो दूसरा प्रश्न पूछा गया था, दूसरा प्रश्न ही हम लोग सॉल्व करेंगे कि माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पुष्प की अभिलाषा के माध्यम से उनकी राष्ट्रीय चेतना पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर में आपको लिखना है कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। उन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है, यानी माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। उनकी कविता पुष्प की अभिलाषा उनकी राष्ट्रीय चेतना को अत्यंत मार्मिक ढंग से व्यक्त करती है। यह कविता मात्र एक फूल की इच्छा नहीं है, बल्कि उस समय के भारतीय स्वाधीनता संग्राम की भावना और बलिदान की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है। पुष्प की अभिलाषा के आधार पर उनकी राष्ट्रीय चेतना की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब इस कविता के आधार पर माखनलाल चतुर्वेदी की कविता में कौन कौन सी राष्ट्रीय चेतना से संबंधित विशेषता पाई जाती है, एक एक करके हम लोग उसको लिखेंगे। पहला है
बलिदान और समर्पण की भावना, यानी बलिदान और समर्पण की भावना यहाँ पर उनके कविता में दिखाई पड़ती है। चतुर्वेदी जी की राष्ट्रीय चेतना का मूल तत्व बलिदान की उत्कृष्ट भावना है। कविता में फूल की सबसे बड़ी इच्छा यह नहीं है कि वह देवताओं के सिर पर चढ़े, अप्सराओं के गहनों में गूंथा जाए या सम्राटों के शव पर डाला जाए, बल्कि उसकी एकमात्र अभिलाषा है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जामे वीर अनेक, यानी जहां हमारे देश के सैनिक जा रहे हों उस रास्ते पर वह फूल पड़ना चाह रहा है। यानी उसमें बलिदान की भावना, समर्पण की भावना दिखाई पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। अगली जो विशेषता है वो है ओजस्वी और प्रेरक स्वर, यानी इस कविता का जो स्वर है वो अत्यंत ओजस्वी है और प्रेरक है, हमको प्रेरणा प्रदान करता है, बलिदान के लिए आगे लाने के लिए प्रेरक है। चतुर्वेदी जी ने अपनी कविताओं में ओज, उत्साह और प्रेरणा का संचार किया है। उनका काव्य निष्क्रियता को तोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करता है। पुष्प की अभिलाषा का स्वर अत्यंत प्रेरक है। यह पाठक को देशभक्ति के कार्य के लिए आह्वान करता है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि जो कविता का शीर्षक है वो अभिलाषा है। अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा, जो निष्क्रियता नहीं बल्कि सक्रियता चाहता है, सक्रियता को दर्शाता है। यह परोक्ष रूप से देश के युवाओं को वीरों के पथ का अनुसरण करने की प्रेरणा देता है। आगे बढ़ते हैं। अगली जो विशेषता है वह सरल और जन सामान्य की भाषा। कवि ने अपनी राष्ट्रीय चेतना को व्यक्त करने के लिए सरल, सहज और जन सामान्य की भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा में संस्कृत निष्ठता की जटिलता कम है, जिससे उनकी कविताएं आम लोगों तक आसानी से पहुंचकर उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ सकें। उदाहरण के रूप में कविता में जो बनमाली है, मातृभूमि है, वीर है, शीश है जैसे सीधे और भावनात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो किसी भी भारतीय के हृदय में देशभक्ति की भावना को तुरंत जागृत कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो विशेषता है वो है आत्मगौरव और स्वाभिमान, यानी चतुर्वेदी जी की राष्ट्रीय चेतना स्वाभिमान से ओतप्रोत है। फूल का देवताओं के शीश पर न चढ़ने या सम्राटों के शव पर न इतराने की इच्छा जताना दास्ता और साम्राज्यवादी शक्तियों के प्रति उनकी तिरस्कार की भावना को दिखाता है। उदाहरण के रूप में उन्होंने लिखा है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं। ये पंक्तियां व्यक्तिगत आकर्षण और सत्ता की चाटुकारिता से ऊपर उठकर देश के सच्चे नायकों के लिए आत्मसम्मान के साथ जीवन समर्पित करने की भावना को दर्शाती है। अगला जो विशेषता है वह राष्ट्रीयता के लिए प्रतीक का प्रभावी प्रयोग, यानी राष्ट्रीय चेतना को जगाने के लिए इनके द्वारा प्रतीक का प्रयोग किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी ने फूल जैसे एक साधारण प्रतीक के माध्यम से महान राष्ट्रीय भावना को व्यक्त किया हुआ है। फूल यहाँ प्रत्येक भारतीय नागरिक का प्रतीक है जो अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर है। पुष्प जो है भारतीय नागरिक का प्रतीक है। यहाँ पर बनमाली जो है समाज के प्रेरकों का प्रतीक है, नेताओं का प्रतीक है। और वीरों का जो पथ है वो स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है। यानी प्रतीकों के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी हमारे भीतर राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने के लिए प्रयास किए हुए हैं। निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा कविता उनकी राष्ट्रीय चेतना का सार है। यह कविता बलिदान की महत्ता को स्थापित करती है और मातृभूमि के लिए निस्वार्थ समर्पण को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानती है। यह भारतीय साहित्य में राष्ट्रीय भावना को जगाने वाली एक अमर रचना है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। खंड स है। खंड स में भी आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और इसमें से भी केवल एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। इसमें मैंने जिस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया है वो छठा प्रश्न है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भूषण की राष्ट्रीय चेतना का वर्णन कीजिए। यानी महाकवि भूषण की कविता में राष्ट्रीय चेतना संबंधी जो जो विशेषता पाई जाती है उसी को यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे हेडिंग डाल करके कि भूषण की राष्ट्रीय चेतना। इसमें आप लिखेंगे कि भूषण रीतिकाल के वीर काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। उन्हें भूषण की उपाधि चित्रकूट के राजा रुद्रदत्त ने दी थी। यानी चित्रकूट के जो राजा रुद्रदत्त थे उन्हीं के द्वारा भूषण को भूषण की उपाधि प्राप्त हुई थी। वे छत्रपति शिवाजी महाराज और बुंदेला राजा छत्रसाल के आश्रय में रहे, यानी उनके दरबार में रहते थे। और उनकी प्रमुख रचनाओं में शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रदाल दशक शामिल है। यानी इतनी रचनाएं उनके द्वारा की गई हैं। रीतिकाल में जिस समय श्रृंगार से
संबंधित रचनाएं करते थे, यानी कवियों के द्वारा रीतिकाल में जिस समय श्रृंगार से संबंधित रचनाएं की जाती थी उस समय भूषण वीरता और राष्ट्रीयता की धारा बहा रहे थे, वीरता से संबंधित कविताएं लिख रहे थे। उनकी राष्ट्रीय चेतना को निम्न बिंदुओं के तहत स्पष्ट कर सकते हैं। उनकी राष्ट्रीय चेतना से संबंधित पहली विशेषता है वीरता की भावना, यानी उनके कविताओं में वीरता की भाव दिखाई पड़ती हैं। भूषण वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनकी कविताएं भारतीय संस्कृति के संवाहक हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीयता के प्रति जो भाव जागृत किया है वह आज भी लोगों द्वारा सराहे जाते हैं। भूषण को शिवाजी और छत्रसाल का आश्रय प्राप्त था। दोनों शासक अपने क्षेत्र के जनता के प्रतिनिधि थे। भूषण ने इनकी वीरता की प्रशंसा में काव्य रचना की जो अनायास ही राष्ट्रीयता का संचार करती है, क्योंकि आज भी जनता इन्हें आदर्श के रूप में देखती है। भूषण छत्रसाल की तलवार की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कि निकसत म्यान ते मयूख है, प्रलय भानु कैसी, फारे तम तुम से गयंदन के जाल को, यानी जैसे ही म्यान से इनकी तलवार निकलती है वो प्रलयकारी सूर्य के समान लगती है। फारे तम तुम से गयंदन के जाल को, यानी जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश जो है अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से जो छत्रसाल का तलवार है वो गयंदन के जाल को यानी हाथियों के जाल को नष्ट कर देता है। यानी वीरता की भावना को यहाँ पर दिखाया गया है। अगली जो विशेषता है वह राष्ट्रीयता की संवाहक, यानी भूषण की जो कविता है वो राष्ट्रीयता के संवाहक है, लोगों में राष्ट्रीय चेतना जो है भरती है। भूषण की कविता राष्ट्रीयता की भावना से भरी है। उस समय शिवाजी मराठा समाज के प्रतीक बन चुके थे और छत्रसाल बुंदेलखंड के प्रतिनिधि थे। यही कारण है कि जब इन राजाओं ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध का बिंगुल फूंका तो इनकी जनता ने भी इन्हें दो समाजों, दो संस्कृतियों या दो राष्ट्रीयताओं का युद्ध समझा। भूषण ने शिवाजी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मलुच्छों का दमन करने वाला बताया है। ऐसे प्रसंगों में राष्ट्रीयता का तत्व साफ नजर आता है। उन्होंने लिखा है कि तेज तम अंश पर कान्ह जिमि कंस पर, त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं। यानी जिस प्रकार से तेज तम अंश पर यानी प्रकाश जो है अंधकार पर विजय प्राप्त कर लेता है, जिस प्रकार से कान्ह जिमि कंस पर यानी कृष्ण ने जिस प्रकार से कंस पर विजय प्राप्त कर ली थी, उसी प्रकार से मलेच्छों पर यानी मुगलों पर शिवराज जो है शेर के समान है, उन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। अगली जो विशेषता है वह सांस्कृतिक चेतना, यानी भूषण के काव्य में राष्ट्रीयता सांस्कृतिक चेतना के साथ व्यक्त हुई है। उनकी वाणी में पीड़ित जनता के प्रति एक आश्वासन है। उनकी कविता व्यक्ति के भीतर ओज का संचार करती है। भूषण शिवाजी की सेना के प्रशंसा इस प्रकार करते हैं कि वह किसी भी व्यक्ति में वीरता का संचार कर सकती है। उन्होंने लिखा हुआ है कि बाने फहराने घराने घंटा गजन के, ना ही ठहराने रावराने देश देश के, यानी भूषण की सेना, भूषण कह रहे हैं कि जब शिवाजी की सेना चल रही है तो बाने फहराने घहराने घंटा गजन के, ना ही ठहराने रावराने देश देश के, यानी किसी भी देश के राजा उनके सामने टिकते नहीं हैं, सब जो है छुपने का प्रयास करते हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपके इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।